नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी एक पुलिस गार्ड की है और यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर रितेश ने भेजी। तो चलिए रितेश की इस कहानी को पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए रितेश के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई मनगढ़ंत किस्सा है, बल्कि वो एक ऐसा खौफनाक और डरावना सच है जो आज से 14 साल पहले मेरे साथ घटा था। उस घटना को हुए भले ही ज्यादा वक्त बीत गया हो, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस गार्ड में था। मेरी तैनाती उस समय के सबसे पिछड़े इलाकों में मानी जाने वाली एक तहसील सेवरही के छोटे से थाना में हुई थी। यह थाना इतना पिछड़ा था कि वहां ना तो ढंग का बिजली का इंतजाम था, ना पानी की कोई नियमित सुविधा और ना ही रहने के लिए कोई उचित सरकारी क्वार्टर। बस एक पुरानी सीलन भरी ईंटों की दीवारों से बनी बिल्डिंग थी जिसके छज्जे हर बारिश में टपकते रहते थे और जिन दीवारों पर सफेदी तो छोड़िए, कीड़े मकोड़ों का राज था। इस थाने में मेरी पोस्टिंग अगस्त 2016 में हुई थी। बारिश का मौसम था और वैसे ही जैसे गांवों में जुलाई के महीने में होता है। चारों तरफ कीचड़, मच्छर और रेंगते हुए जीव जंतु। मैंने जब पहली बार सेवारही थाने का गेट पार किया था तो देखकर समझ गया था कि यहां सिर्फ कानून की नहीं, किस्मत की भी ड्यूटी करनी पड़ती है। थाने में उस वक्त कुल 5 लोग तैनात थे। मैं एक हेड कांस्टेबल गुप्ता जी, 2 सिपाही रोहित और साहिल और एक रसोइया शिवम। थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर रामू गुप्ता थे, लेकिन वह अक्सर तहसील के बड़े थाने में ही रहते थे। यहां आकर बस कागजों में दस्तखत करने या अचानक निरीक्षण करने ही आते थे। मैंने जब पहली बार अपने लिए रहने का इंतजाम पूछा तो मुझे बताया गया कि थाने से थोड़ी दूर बाजू की गली में एक पुरानी हवेली है, विशाल प्रसाद की हवेली, जहां अब कोई नहीं रहता और उसी में पिछला कमरा पुलिस वालों को रहने के लिए दे दिया गया है। मैंने भी बहुत सोचने की बजाय हां कर दी। वजह यह थी कि गांव में कोई ढंग का लॉज या कमरा नहीं था और जहां थोड़ी सी सुविधा थी वहां किराया सुनकर ही दिल बैठ जाता था। हवेली तक पहुंचने के लिए एक पतली अधूरी सी पगडंडी थी। रास्ते के दोनों तरफ जंगली घास और झाड़ियां थीं और हवेली के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जो शाम ढलते ही ऐसा लगता जैसे किसी बुजुर्ग की झुकी हुई पीठ तानकर अंधेरे को देख रही हो। वो हवेली किसी जमाने में काफी रौबदार रही होगी, लेकिन अब उसके दीवारों से ईंटें झांकती थीं, खिड़कियां टेढ़ी थीं और लकड़ी के दरवाजे फफूंद से भरे हुए थे। जब मैं पहली बार उस हवेली के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां अजीब सी गंध थी। वो नमी की नहीं, बल्कि किसी पुराने सड़े हुए कपड़े या मिट्टी में घड़ी हुई चीज की गंध थी। मैंने कोशिश की कि नाक बंद करके सफाई कर लूं। शिवम ने कहा, साहब सब यहीं रहते हैं, आदत डाल लीजिए। भूत प्रेत की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, लोग बस कहानियां बनाते हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैं जवान था, सिस्टम से जुड़ा हुआ, वर्दी में था। मुझे यह सब बातें हंसी लगती थीं, लेकिन पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। उस रात मैं जब हवेली के उस कमरे में पहली बार सोने गया तो कमरे में बस एक पुराना लोहे का पलंग था जिसकी चादर को शिवम ने मेरी पोस्टिंग से पहले ही धोकर बिछा दिया था। एक कोना ऐसा था जहां एक छोटी सी मेज रखी थी और उसके ऊपर एक केरोसिन की ढिबरी। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था और मोबाइल नेटवर्क तो ऐसा जैसे भगवान भरोसे चलता हो। गांव के लोगों ने बताया था कि शाम के बाद इस हवेली की तरफ कोई नहीं आता, लेकिन क्यों? इसका कोई सीधा जवाब किसी ने नहीं दिया।
मैंने जैसे तैसे अपनी वर्दी उतारी, ढेबरी बुझाई और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी एक अजीब सी सनसनाहट थी। खिड़की के पास लगे पुराने पर्दे हर 2 मिनट में फड़फड़ाते और लकड़ी की दीवारें खटखट की आवाज करती। शुरू में लगा कि यह सब पुरानी इमारत की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई कुछ आवाजें बढ़ने लगी। रात के करीब 1 बजे का वक्त रहा होगा। मैं करवट लेकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर 3 बार हल्की थक 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 की आवाज हुई, इतनी धीमी कि जैसे कोई जानबूझकर दबे पांव किसी को जगाना चाहता हो। मेरा पूरा शरीर एक झटके में सीधा हो गया। मैंने झट से उठकर डिबरी जलाई और उसी कमजोर रोशनी में दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? मैंने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक मैं चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा कि शायद कोई जानवर होगा या किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लेटने लगा, फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार मैं दरवाजे तक गया, हाथ में डिबरी और दूसरे हाथ में बेल्ट। दरवाजा खोला तो बाहर सन्नाटा। हवेली के चारों तरफ वीरानगी पसरी थी। हल्की धुंध फैल चुकी थी और पीपल के पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। नीचे की मिट्टी गीली थी, लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। मैंने दरवाजा बंद किया और सोच में पड़ गया, क्या वाकई कोई था या यह सब मेरा भ्रम था? मैंने दरवाजा भीतर से कुंडी लगाई और दोबारा पलंग पर लेट गया, लेकिन अब नींद जैसे गायब हो गई थी। मैं लेटे लेटे छत को देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। हवा चलना बंद हो गई थी, पर अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास से होकर गुजरा हो। एकदम ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू गया, लेकिन खिड़की बंद थी और दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं एकदम सीधा बैठ गया, ढिबरी जलाई, पूरा कमरा देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में पड़ी, वही कोना जहां एक टूटी अलमारी पड़ी थी। उस अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से कुछ हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही थी। वो आवाज वैसी थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी पिछली रात सुनने की कोशिश की थी। अब और साफ हो गया था। ऊन छिन्न मस्ता क्लिंग स्वाहा। यह कोई आम मंत्र नहीं था। मैंने पुलिस की नौकरी में कई तांत्रिकों को गिरफ्तार किया था, कई जगहों पर जांच की थी, लेकिन यह मंत्र, यह कुछ और था। यह किसी सामान्य पूजा या क्रिया का नहीं लग रहा था। इसका मतलब कुछ और था। मैंने सोचा, अब बहुत हो गया, आज कुछ सामने आए तो सही। मैंने पलंग से उठकर डिबरी जलाई और कमरे के कोने की तरफ ध्यान से देखा, जहां से मंत्र की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक टूटी अलमारी, कुछ धूल भरी किताबें और दीवार पर लगे पुराने निशान। मैंने हिम्मत करके कोने में रखा एक छोटा ट्रंक खोला। उसमें पुराने कागज थे, लेकिन तभी एक कागज मेरे हाथ में ऐसा आया जिसे छूते ही मेरी उंगलियां जैसे शून्य हो गईं। उस पर किसी और भाषा में कुछ लिखा था, न संस्कृत न हिंदी, और उस कागज से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी, जैसे वह अभी अभी झलकर ठंडा हुआ हो। मैंने वह कागज वहीं छोड़ दिया और धीरे से दरवाजा खोलकर हवेली के आंगन में आ गया। रात के 2 बजे का समय था। हवेली के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के नीचे एक आकृति, एक औरत की परछाई जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले थे, नीचे तक लटकते हुए। मैं जानता था यह इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते गए। मैं एक कदम चला, 2 कदम, फिर तीसरा, और तभी वो आकृति धीरे धीरे घूमने लगी। लेकिन उसका चेहरा नहीं, वह चेहरा नहीं था। वो कोई चेहरा नहीं था। वो सिर्फ धुएं और स्याहपन से बना एक अंधकार था, जिसमें 2 जलती हुई आंखें थीं। पीली जलती हुई सीधे मेरी आंखों में झांकती हुई मेरे पैरों ने थरथराना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वह आकृति अपना हाथ उठाती है। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और ठंडी हवा जैसी थीं। वो एक इशारा करती है हवेली के पीछे की दीवार की ओर। मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, और जब मैं दोबारा उसकी ओर देखता हूं, वो गायब थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं भागा नहीं, चीखा नहीं,
मैं बस खड़ा रह गया। उस रात मैंने बम मुश्किल नींद पूरी की। अगली सुबह मैंने सबसे पहले थाने जाकर गुप्ता जी को सब बताया। वो गंभीर हो गए। देखो रितेश, उन्होंने कहा, अब जो तुझे दिखा है वह सबको नहीं दिखता। वो इशारा अगर उसने किया है तो इसका मतलब है या तो तू उसकी अगली खड़ी है या तू उसकी सच्चाई सामने लाने वाला है। पर इशारा किस चीज की तरफ था? मैंने पूछा। गुप्ता जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हवेली की पीछे की दीवार जहां उसने इशारा किया वहां पहले एक तहखाना हुआ करता था, लेकिन वह अब बंद है। कई सालों से कुछ लोग कहते हैं कि वहां नीचे विशाल प्रसाद ने कोई क्रिया की थी। भली जैसी अब मेरा शक और गहरा हो गया। उसी रात मैं हवेली के पिछले हिस्से में गया, टॉर्च जलाकर दीवार के कोने कोने को टटोलने लगा। तभी एक जगह दीवार के नीचे जमीन कुछ उखड़ी हुई सी लगी। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई तो लकड़ी की एक पुरानी ढक्कन जैसी चीज दिखाई दी, एक छिपा हुआ तहखाना। ढक्कन थोड़ा हिला और अंदर से एक ठंडी बांसी सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। लेकिन उस झोंके के साथ ही एक आहट भी आई, जैसे कोई बहुत नीचे अंधेरे में सांस ले रहा हो। उस रात जब मैंने हवेली के पीछे उस जमीन को उखाड़ा था और उस लकड़ी के ढक्कन जैसी चीज को हिलाया था, तो वह आसानी से ऊपर उठ गई। नीचे एक संकरा गहरा सुरंग नुमा रास्ता था, बिल्कुल सीधा नीचे उतरता हुआ। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से किसी ने उस रास्ते को छुआ तक नहीं था। मिट्टी की दीवारें, सीलन की गंध और वो घुटन। मैं जितना अंदर गया उतना ही मेरी सांसें भारी होने लगी। टॉर्च की रोशनी नीचे के पत्थरों पर पड़ रही थी और हर 2 कदम बाद वहां खामोशी और गाढ़ी होती जा रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि तहखाना कोई 12 से 15 सीढ़ियां और नीचे था। आखिर में एक चौकोर कमरा दिखाई दिया, बंद दमघोंटू और गाढ़ी नमी से भरा। कमरे में घुसते ही टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी, एक टूटा हुआ सूखा कंकाल। वो एक छोटे से त्रिकोण के भीतर बैठा था, जिस पर सफेद रंग से कुछ गोल निशान बने हुए थे। कंकाल के सामने एक पीतल की थाली रखी थी, जिसमें सूखे हुए फूल, राख और कुछ जली हुई लकड़ियां थीं। पास ही एक दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, खून से नहीं लेकिन किसी गाढ़े काले रंग से। पूर्ण ना हुआ संकल्प अधूरी है सिद्ध। मेरे हाथ में जो टॉर्च थी उसका प्रकाश अब कांप रहा था, शायद मेरी उंगलियां भी। मैंने ध्यान से देखा, कंकाल के सिर के पास एक लोटा रखा हुआ था। उस लोटे के अंदर सूखी हुई गाढ़ी परत जमी थी, जैसे किसी वक्त उसमें खून भरा गया हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की चौकी रखी थी। उस पर एक तांत्रिक यंत्र बना था, जिसके चारों कोनों पर अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़ी हुई 4 छोटी हड्डियां जमी थीं। मैं समझ गया था कि यह कोई पूजा का स्थान नहीं था, यह बलि का स्थान था। पर कंकाल किसका था? क्या यह वही तांत्रिक था जिसे भैरव बाबा कहा जाता था, या फिर विशाल प्रसाद ने किसी और की बलि दी थी? मैं तहखाने से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी दीवार पर बनी आकृति के नीचे से अचानक कुछ फड़फड़ाने जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर को खरोचा हो। मैंने फौरन टॉर्च को उस तरफ घुमाया और वहां मुझे एक कागज का टुकड़ा पड़ा दिखा। मैंने वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिसने अधूरी सिद्धि रोकी उसका रक्त अभी बाकी है। मैं पूरी ताकत से उस तहखाने से बाहर आया, ढक्कन बंद किया और सीधे थाने की तरफ भागा। सुबह तक मैंने वो कागज, वो यंत्र और उस कंकाल की बात सिर्फ एक इंसान को बताई, गुप्ता जी को। उन्होंने वो कागज देखकर चुपचाप मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, तू उस खेल में घुस गया है जो वर्षों पहले बंद हो जाना चाहिए था। पर यह सिद्धि किसकी थी? मैंने पूछा। वो बोले, विशाल प्रसाद की नहीं, उसके गुरु की थी। भैरव बाबा की उसने जो पूजा शुरू की थी। विशाल प्रसाद बस उसका माध्यम था, पर बलि अधूरी रह गई और अब जिसकी वजह से वह पूजा टूटी, वो अभी जिंदा है। कौन? मैंने थरथराते हुए पूछा। गुप्ता जी ने गहरी सांस ली। शायद तो उस रात हवेली में दोबारा जाने की हिम्मत मैंने नहीं की, लेकिन नींद तो जैसे छीन ली गई। हर बार जब आंख बंद करता तो वही कंकाल सामने आ जाता, लेकिन इस बार सपने में वह कंकाल हिल रहा था और उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, पूर्ण कर।
उस रात जब मैं पूरी नींद नहीं ले पाया तो सुबह होते ही मैं सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। गुप्ता जी ने बताया था कि गांव में एक बाबा घनश्याम नाम के बुजुर्ग रहते हैं जो अब 90 साल के आसपास हैं और कभी विशाल प्रसाद के परिवार से जुड़े भी रहे थे। बाबा गांव के दक्षिण वाले कोने में एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे। न आंखों से साफ देख सकते थे, न कानों से ठीक से सुन पाते थे, लेकिन उनकी याददाश्त अब भी वैसे ही पहनी थी जैसे किसी जवान की हो। मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे बिना पूछे ही नाम से पुकारा। रितेश आ गया। तू? मैं चौंका। आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा मुस्कुराए। जिसके आसपास तांत्रिक त्रिकोण जागे उसका नाम हवा तक ले जाती है। मैं चुप हो गया। बाबा ने एक चिलम सुलगाई, एक लंबा कश लिया और धीरे से बोले, वो हवेली केवल ईंट और दीवार नहीं है बेटा, वो एक त्रिकोण तंत्र का केंद्र है। 3 कोने हैं, उस काले जाल के, और हर कोने पर चाहिए एक बलिदान। मैंने पूछा था, त्रिकोण तंत्र वो क्या होता है? बाबा बोले, तंत्र में एक विद्या होती है, त्रिकोण सिद्धि। उसमें 3 अलग अलग आत्माओं की शक्ति को एक स्थान पर बुलाकर एक नया चेतन बनता है, लेकिन उसकी पहली शर्त है 3 बलिदान। तीनों में एक साधु, एक स्त्री और एक अनजाने पथिक का होना जरूरी होता है। मैंने सांस खींची। साधु यानी भैरव बाबा? हां, बाबा बोले। विशाल प्रसाद सिर्फ माध्यम था, असली खेल उस भैरव बाबा ने रचा था। उसने अपने लिए सिद्धि चाही थी। उसने पहला बलिदान अपनी पत्नी का दिया, दूसरा अपनी बेटी का, लेकिन तीसरा अधूरा रह गया। तीसरा बाबा बोले, वो तीसरा पथिक था, एक जवान सिपाही जो उस रात ड्यूटी पर था पर समय रहते भाग गया। सिद्धि टूट गई पर तंत्र अधूरा रह गया। अब मेरे रोंगटे खड़े खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप जानते हैं वो तीसरा सिपाही कौन था? बाबा ने मुझे गहरी निगाहों से देखा। जिसका जन्म खुद उस रात हुआ था जब तंत्र टूटा, वही तो होगा अगला माध्यम। मेरे होंठ सूख गए। मेरा जन्म? हां, बाबा ने आंखें बंद की। तेरा जन्म उसी साल हुआ बेटा, वही अधूरी तिथि, वही गृह योग, वही नाम। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। बाबा फिर बोले, अब तू भाग नहीं सकता। वो आत्मा, वो तंत्र सब जाग चुके हैं। उन्होंने तुझे पहचान लिया है। पर मैं क्या करूं बाबा? मैंने थरथराते हुए पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, या तो तू उस तीसरे बलिदान की जगह बनेगा या तू उस तंत्र को तोड़ेगा, पर तोड़ने के लिए चाहिए त्रिभुज यंत्र, जिसे अब कोई नहीं बनाता सिवाय एक के। कौन? मैंने तुरंत पूछा। बाबा ने जवाब दिया, गांव के उस पार नदी के किनारे एक औरत रहती है। लोग उसे झाड़ी वाली माई कहते हैं। वही जानती है कि उस तंत्र को तोड़ने की विधि क्या है। मैं जब बाबा के पास से निकलकर वापस थाने आया तो सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। 3 बलिदान, त्रिकोण यंत्र, अधूरी सिद्धि, और अब मैं खुद क्या, मैं वह तीसरा हूं या कोई और? उसी रात मैंने तय किया कि अगली सुबह मैं उस झाड़ी वाली माई के पास जाऊंगा। लेकिन रात में जब सोने गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सपना नहीं देखा, बल्कि मैं खुद सपना बन गया। मैंने खुद को देखा, हाथ बांधे हुए, आंखों पर पट्टी, और मेरे सामने एक काला त्रिकोण। उस त्रिकोण के 3 कोनों से 3 परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। एक औरत जिसकी आंखें नहीं थीं, एक साधु जिसका चेहरा राख से ढका था, और एक तीसरा जो बिल्कुल मेरी ही शक्ल का था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ में तैयार था। हथेली में बाबा द्वारा बताए गए संकेत, एक छुटकी भस्म और एक नीले धागे की गांठ थी। ये मुझे माई के पास पहचान के निशान के तौर पर ले जाने थे, ताकि वह मुझे पहचान सके और मुझसे बात करे। गांव से बाहर निकलते ही एक पुरानी पगडंडी मिली जो बाएं मोड़ के बाद सीधा नदी के किनारे पहुंचती थी। रास्ते में कहीं कोई नहीं मिला, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभी झाड़ियों से उड़ती हल्की आवाजें। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक टूटी हुई बांस की बाड़ दिखी। उसके अंदर छोटी सी कुटिया थी, जिसके बाहर सूखे नीम के पत्तों, नींबू, मिर्च और राख की लकीरें बंधी थीं। एक और एक लकड़ी की मूर्ति टिकी थी, बिना आंखों के सिर्फ छाया जैसा चेहरा। मैंने आवाज लगाई, माई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, बाबा घनश्याम ने भेजा है, त्रिकोण तंत्र, अधूरी सिद्धि। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक झटके में कुछ हिला। एक बूढ़ी,
औरत बाहर निकली, झुकी हुई कमर, बालों में पत्ते फंसे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें ऐसी कि जैसे हर परछाई देख सकती हैं तू रितेश है। उसकी आवाज पतली और चुभने वाली थी। मैंने सिर हिलाया। तू वही है जो पैदा हुआ उस रात जब रक्त अधूरा रह गया। मैं फिर चुप। माई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, ना आशीर्वाद ना सेवा, लेकिन तुझे अगर खुद को बचाना है तो पहले तंत्र की 3 अंगुलियों को तोड़ना होगा। मैंने पूछा, कौन सी अंगुलियां? माई ने झोपड़ी से 3 सूखे पत्ते निकाले, हर एक पर एक निशान। ये तीनों निशान हवेली के अलग अलग कोनों में छुपे हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक तहखाने की चौकी के भीतर और एक कागज में जो तुझे अब तक नहीं मिला। हर निशान को तोड़ने के लिए एक यंत्र चाहिए, त्रिभुज यंत्र। माई ने एक लकड़ी का यंत्र मेरे हाथ में दिया। 3 कोनों वाला, हर कोने पर त्रिशूल की आकृति बनी थी। लेकिन ध्यान रख, माई फुसफुसाई, इस यंत्र को उपयोग करने से पहले 3 बार क्ली ह्रीम भैरवी स्वाहा बोलना होगा और हर निशान तोड़ने पर पूर्णम भवतु कहना होगा। अगर एक भी शब्द गलत हुआ या क्रम टूटा, तंत्र तुझे ही खा जाएगा। मैंने यंत्र पकड़ा, वह हल्का था, लेकिन उसके पग डंते ही हाथ में गर्मी सी दौड़ गई, जैसे लोहे की अंगीठी को छू लिया हो। माई ने आगे कहा, पहला निशान आज रात ही पीपल के नीचे तोड़, वहीं से शुरू होगा सफर या अंत। रात होते ही मैं हवेली के आंगन में उस पीपल के पेड़ के नीचे गया। हवा थम चुकी थी, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने पेड़ की जड़ों में हाथ डाला और मिट्टी हटाई। वहां एक गोल पत्थर था, जिसके बीचों बीच वहीं फैला निशान। मैंने माई की बात याद की, त्रिभुज यंत्र निकाला, मंत्र दोहराया, क्लीन ह्रीम भैरवी स्वाहा, और जैसे ही पत्थर के ऊपर यंत्र रखा, पत्थर ने जलना शुरू किया। धीरे धीरे लाल हो गया और फिर फटा। एक जोर की गंध आई, खून और राख जैसी, आसमान में जैसे बिजली कौंधी। एक पल को ऐसा लगा कि पूरा हवेली का मैदान झूम गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके वह शब्द बोले, पूर्णम भवतु। पत्थर की आग बुझ गई, निशान मिट चुका था। जैसे ही मैं उठकर पलटा, मुझे वह दिखाई दी, वही औरत जो पहली बार हवेली के बाहर दिखी थी, लेकिन इस बार उसके बाल नहीं थे। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और हाथों में राख सने ने 3 इंसानी दांत। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में करुणा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा थी। फिर उसने एक धीमी आवाज में कहा, अब तूने पहला तोड़ा, अब तू खुद पहला बन चुका है। पीपल के नीचे पहला निशान मिटाने के बाद मेरी रात की नींद तो क्या, दिन की चैन भी उड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि डर लग रहा था, डर तो अब आदत बन चुका था। लेकिन जो दिखा, जो सुना और जो महसूस हुआ, वह अब मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा था। हर रात नींद से पहले वो औरत की परछाई, 3 दांत और उसकी वो एक पंक्ति, अब तू खुद पहला बन चुका है। मैं जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 दिन बाद जब मैं मानसिक रूप से थोड़ा संभला, मैंने तय किया कि अब तहखाने का दूसरा निशान खत्म करना होगा। मैंने माई द्वारा दिया गया त्रिभुज यंत्र, राख की छुटकी और वह विशेष मंत्र याद किया, और शाम ढलते ही हवेली के पीछे बने उस तहखाने के मुंह को फिर से खोला। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं गया। मैंने रोहित को साथ लिया, थाने का एक सिपाही जिसे मैंने सच का सिर्फ एक हिस्सा बताया। डराने वाले हिस्से नहीं, बस ये कहा कि तहखाने में एक केस से जुड़े कुछ सबूत छुपे हैं और मुझे जांच करनी है। शायद वह समझ नहीं पाया कि मैं असल में क्या ढूंढने जा रहा हूं। हम दोनों नीचे उतरे। 15 सीढ़ियां, वही पुरानी सीलन, वही सड़ी बू की परत, नीचे वही चौकोर कमरा, अब और भी अंधकार में। मैंने टॉर्च की रोशनी से उस लकड़ी की चौकी को देखा जहां पर दूसरा निशान होना चाहिए था। बिल्कुल बीचों बीच एक गोल बिंदु, जिसके चारों ओर कुछ आकृतियां बनी थीं। मैंने यंत्र निकाला, मंत्र दोहराया, क्लीन ह्रीम भैरवी स्वाहा, और जैसे ही यंत्र उस निशान पर रखा, चौकी से कहीं भीतर से एक घुटी हुई चीख उठी। रोहित पीछे हट गया। सर, यह आवाज। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर वह शब्द बोले, पूर्णम भवतु। चौकी की लकड़ी चरमराई और निशान जैसे राख बनकर उड़ गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे के कोने से किसी के खड़े होने की आहट आई। टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से फुसफुसाहट, दूसरा टूटा, अब तू मुझ में है।
मैंने झटके से पलट कर देखा। सामने एक अधंगा साधु जिसकी आंखें जल रही थीं, हाथ में खप्पर और माथे पर भस्म की मोटी रेखा, चेहरा विशाल प्रसाद से मिलता जुलता, लेकिन आंखें आंखें इंसान की नहीं थीं। वो मेरे बिल्कुल करीब था, मगर रोहित को वो नहीं दिख रहा था। रोहित घबरा कर बोला, सर आप किससे बात कर रहे हैं? यहां कोई नहीं है। मैं कांपता रहा। वो साधु मुझसे बोले जा रहा था, तू तीसरा नहीं, तू वह है जो अधूरी क्रिया में बाधा है। तू संरक्षक है, माध्यम नहीं। मैंने पूछा, तो तीसरा कौन है? वो हंसा, एक गूंजती हुई खोखली हंसी। फिर फुसफुसाया, जिसने खून से इनकार किया था वही तीसरे का उत्तराधिकारी है। नाम बता, मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वो साधु धुआं बनकर आंखों के सामने उड़ गया और कमरे में सिर्फ एक चीज छोड़ गया, एक पुरानी पुलिस टोपी जिस पर लिखा था एसआई वीर बहादुर यादव। मैंने टॉर्च गिरा दी। वीर बहादुर, मैंने बुदबुदाया। गुप्ता जी का नाम मेरे दिमाग में कुछ टूट गया। तो क्या गुप्ता जी ही तीसरे बलिदान से बचे सिपाही थे? तो क्या अब उनकी जगह हम तहखाने से बाहर निकल आए? लेकिन मेरी आंखें बार बार उस टोपी को घूरती रहीं। रोहित ने पूछा, सर कुछ मिला? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में एक आवाज गूंजती रही, अब तू मुझ में है। रात को जब मैं सोया तो सपने में वही साधु फिर आया, लेकिन इस बार उसके पास मेरी वर्दी थी जो खून से सनी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तीसरे के रक्त से ही तंत्र टूटेगा। पर किसका रक्त? यह अब तुझ पर है। तहखाने से निकलने के बाद मैं कुछ देर तक हवेली के बाहर बैठा रहा। सिर झुका था, सांस तेज थी और हाथ अब भी कांप रहे थे। उस साधु की आवाज जिसने खून से इनकार किया था बार बार गूंज रही थी। वो टोपी सीआई वीर बहादुर यादव। मैंने उस टोपी को संभाला और सीधे थाने की ओर निकल गया। गुप्ता जी उस वक्त रजिस्टर भर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कहां थे बेटा? सुबह से दिखे नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से वो टोपी उनके सामने टेबल पर रख दी। उनकी आंखें कुछ पल के लिए उस टोपी पर अटक गईं। फिर गला साफ कर बोले, कहां मिली ये? मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, वहीं जहां आपका नाम हमेशा के लिए दबा रहना था, हवेली के तहखाने में उस चौकी के पास जहां दूसरा निशान था। गुप्ता जी एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने धीरे से अपनी चाय का कप नीचे रखा, कुर्सी पर टिक गए और बोले, तो अब तुझे सच जानना ही पड़ेगा। गुप्ता जी की जुबानी 1997 की रात, वो जुलाई की एक भारी रात थी। हम 3 लोग थे, मैं, विशाल प्रसाद और भैरव बाबा। हवेली के तहखाने में पूजा चल रही थी। त्रिकोण तंत्र की तीसरी क्रिया पहली 2 बलियाओं पहले ही दी जा चुकी थी, पत्नी और बेटी। मैं पुलिस में नया था, पोस्टिंग सेवरही में ही मिली थी। विशाल प्रसाद ने मुझे साधु से मिलवाया था और धीरे धीरे मुझे उस क्रिया में शामिल कर लिया था। मुझे लगता था यह कोई धर्म कार्य है। तब तक नहीं समझा था कि यह बलिदान की पूजा है। लेकिन तीसरे बलिदान की रात वह कह रहा था, अब तेरी बारी है। मैं डर गया, भाग गया तहखाने से। वो पूजा वहीं टूट गई। सुबह सब खत्म हो चुका था। विशाल फांसी पर लटका मिला, बेटी और पत्नी मृत और भैरव बाबा गायब। मैंने वो सब दफना दिया, फाइलें बंद कर दी, डायरी में कुछ नहीं लिखा, पर तंत्र अधूरा रह गया। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर पूछा, आप जानते थे कि आत्मा लौटेगी? उन्होंने गहरी सांस ली। हां, हर साल एक एक चीज वापस आती रही, पीपल की रातें, जलती आंखें, सपने। पर जब तू आया और जब तूने यंत्र उठाया, मुझे समझ आ गया, अब वह तुझसे नहीं मुझसे मांगने आएगा। तो क्या आप तीसरे बलिदान हैं? मैंने पूछा। गुप्ता जी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं रुका बलिदान हूं, अधूरी पूजा का तीसरा कोण। और जब तंत्र को तीसरा मिल जाता है तो या तो सिद्धि पूरी होती है या मृत्यु। मैंने कहा, तो अब इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, तीसरे के रक्त से यंत्र को जला दो। माई ने यही कहा था। गुप्ता जी ने मेरी ओर देखा, और तू चाहता है कि मैं अपना खून बहा दूं? मैं चुप रहा। वो हंसे। कभी कभी बेटा तंत्र से ज्यादा खतरनाक होता है। पश्चाताप। फिर वो उठे, वर्दी उतारी, बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला। तू यंत्र ले चल, मैं तुझे तीसरा दूंगा। रात को हम दोनों हवेली के तहखाने में गए। इस बार वहां तीसरा निशान खुद प्रकट हो चुका था। दीवार पर बना एक त्रिकोण जो अब जलता हुआ दिख रहा था।
मैंने यंत्र निकाला, मंत्र बोला, क्ली ह्रीम भैरवी स्वाहा। गुप्ता जी ने मेरी आंखों में देखा, बोले, जब मेरा खून गिरे तभी पूर्णम भवतु कहना। उन्होंने चाकू उठाया, अपने हाथ की कलाई पर कांटा। रक्त की पहली बूंद जैसे ही यंत्र पर गिरी, कमरा दहल उठा। दीवारों से चीखें आने लगीं, हवेली कांप उठी, जैसे उस रात की अधूरी आत्माएं अब जगी हो। गुप्ता जी चिल्लाए, अब बोल। मैंने कांपते हुए कहा, पूर्णम भवतु। त्रिकोण चमका और फिर फट गया। एक तेज गंध और फिर गाढ़ा धुआं। गुप्ता जी जमीन पर गिर पड़े। मैं दौड़ा, उनकी नब्ज देखी चल रही थी, पर उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर बस एक शब्द था, पूर्ण। उस रात हवेली के तहखाने में जब गुप्ता जी का रक्त त्रिकोण यंत्र को छूते ही धुआं उठा, दीवारें हिली, तांत्रिक रेखाएं राख बन गईं और हवेली की दीवारें एक पल को शांत हो गईं। मैंने महसूस किया था जैसे कुछ खत्म हुआ है या कोई दरवाजा खुल गया है। गुप्ता जी बेहोश थे। मैंने उन्हें गोद में उठाया और बाहर लाया। रात भर थाने में देखभाल की। सुबह उठते ही वह बस एक वाक्य बोले, अब तुझे जाना होगा कहां? मैंने पूछा। उन्होंने थका हुआ जवाब दिया, जहां सब शुरू हुआ था, पीपल के नीचे जहां पहली बार भैरव बाबा ने रक्त डाला था, वहां अंतिम चरण होगा। शाम ढलते ही मैं अकेला निकला। त्रिभुज यंत्र अब टूट चुका था, लेकिन उस यंत्र के केंद्र से निकला था एक तांत्रिक निशान, जिसे माई ने पहले ही चेतावनी के तौर पर पहचाना था। मैंने माई से पूछा था, क्या यही अंत है? माई ने सिर हिलाया था। नहीं बेटा, जहां 3 कोने मिलते हैं वहां एक केंद्र भी होता है। उस केंद्र को व्यास कहते हैं, और जब तंत्र विफल होता है तो व्यास खुलता है, आत्मा बाहर आती है। अब तू नहीं, अब वो तुझसे बात करेगा। मैं पीपल के नीचे पहुंचा। चारों तरफ धुंध, हवा में राख और जमीन पर राख से बने चिन्ह, और वहां वो खड़ा था, भैरव बाबा, उसी स्वरूप में जैसा मैंने कभी किताबों में देखा था। अधंगा, जटा, झूठ, पूरे शरीर पर भस्म और आंखें जलती हुई पीली खोखली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे बोला, तेरे जन्म ने मेरे यज्ञ को तोड़ा, तेरे रक्त से अब सिद्ध फिर बनेगी। मैंने कहा, मैंने तुझे नहीं रोका, मैं तो पैदा ही बाद में हुआ। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें समय, मृत्यु और पाप सब जलते थे। पर तेरा नाम, तेरी छाया सब पूर्व नियोजित हैं। 3 में से एक अधूरा रहा। अब तेरा रक्त मुझे तीसरा बना देगा। मैंने जेब से एक आखिरी चीज निकाली, माए द्वारा दी गई राख की पुड़िया। मैंने उसे जमीन पर फेंका और जोर से बोला, छिन्नस्ता, क्लीन स्वाहा, पूर्णम भवतु, पूर्णम भवतु, पूर्णम भवतु। भैरव बाबा चीखा। आसमान में बिजली गिरी, धरती हिली और एक चीख जैसी कभी किसी इंसान की नहीं हो सकती, हवेली से लेकर नदी तक गूंजी। उसका शरीर जलने लगा, आंखें धुंधली हो गईं और अंतिम शब्द एक आएगा जो मुझे फिर से बुलाएगा, और फिर वो हवा हो गया। मैं वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह मैं अस्पताल में था। थाने से सलीम मुझे बेहोश अवस्था में वहां लेकर गया था। गुप्ता जी ने मुझे देखा, आंखें नम थीं। सब खत्म? मैंने पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, तू बच गया, लेकिन तंत्र कभी मरता नहीं बेटा, बस इंतजार करता है। अगली भूल का आज 13 साल हो गए हैं। मैं अब पुलिस गार्ड में नहीं हूं, गांव छोड़ चुका हूं, पर जब कभी रात को कोई पीपल की छाया में जलती आंखें देखे या हवेली की तरफ से भैरव बाबा की गूंजती हंसी सुनाई दे, तो जान लेना वो अभी भी वहीं है। पूर्णम ना हुआ, तंत्र बस सो रहा है। भैरव बाबा के जलने के बाद कई हफ्ते गुजर गए। हवेली खाली पड़ी थी। थाने में सामान्य दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। गांव वालों में चर्चा थी कि पीपल अब शांत हो गया है, पर मेरे भीतर एक बेचैनी अब भी बाकी थी। हर सुबह उठता तो एक पल को लगता जैसे मैंने कुछ खो दिया है या शायद कुछ संभाल रखा है जो मेरा कभी था ही नहीं। एक शाम मैंने तय किया, अब मुझे फिर माई के पास जाना होगा। एक आखिरी बार मैं उसी रास्ते से फिर निकला। बांस की बाढ़, नीम के सूखे पत्ते और राख की रेखा। माई बाहर बैठी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे पहुंचते ही वह बोली, सब खत्म नहीं हुआ बेटा। मैं रुक गया। क्यों माई? तंत्र टूट चुका है, भैरव खत्म, त्रिकोण यंत्र जल चुका है। माई ने सुनी आंखों से मुझे देखा।
हाँ, यंत्र टूटे, शरीर जला, पर ऊर्जा नहीं जाती। जो तंत्र रचता है वो रचयिता में समा जाता है। मतलब माई बोली, भैरव अब तुझ में है वो शक्ति, वो मंत्र, वो ध्वनि तुझसे चिपक गई है। अब तेरा मन साफ रहेगा, परछाया नहीं। तेरी परछाई अब कभी अकेली नहीं होगी। मैं चुप रहा, मेरे होंठ सूखने लगे। तो क्या मैं भी अब नहीं? माई ने बात काटी। तू माध्यम नहीं है, तू व्यास बन चुका है। तू अब उस शक्ति का केंद्र है जो कभी तुझ में डाली गई। तू रोक सकता है या फिर किसी दिन अनजाने में फिर से शुरू कर सकता है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकता हूं? माई ने धीमे स्वर में कहा, जब चांद अधूरा हो और पीपल के नीचे कोई तीसरा आ बैठे तो उससे बात करेगा। तू नहीं चाहेगा पर करेगा। मैं वापस लौट आया, लेकिन अब मेरे कंधों पर बोझ था। मुक्ति नहीं मिली थी, बस एक नया रूप मिला था। रात को जब मैं सोने गया, दर्पण में देखा, चेहरा वही था, पर आंखें थोड़ी और गहरी लग रही थीं, और जैसे ही बल्ब बुझा, दर्पण में मेरी परछाई रुकी नहीं, वो हिल रही थी। भैरव बाबा की आग बुझने के बाद मैं ड्यूटी पर लौटा तो लगा जैसे जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। लेकिन डर वो सीधा नहीं आता, वो घुमाकर आता है, कभी किसी नए नाम में, कभी किसी मासूम चेहरे में। 10 फरवरी 2017 में उस दिन थाने में रिकॉर्ड्स की जांच कर रहा था कि एक और थाने से रेडियो मैसेज आया। ईमिलिया गांव से 8 साल का लड़का लापता है। अंतिम बार घर से स्कूल के लिए निकला था, शाम तक नहीं लौटा। मैंने सामान्य केस मानते हुए एसआई सलीम को साथ लिया और मौके पर पहुंचा। मां का रोना, बाप का गुस्सा और गांव वालों की वही परिचित भीड़। पर जब मैं बच्चे की तस्वीर देखी तो कुछ कांप गया अंदर। उसके माथे पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था। क्लीम एक पुराना फोटो था जो मां ने उसी सुबह खींचा था। मैंने मां से पूछा, ये माथे पर क्या लिखा? वो बोली, मालूम नहीं, सुबह नहीं था। जब स्कूल के लिए निकला तो तस्वीर खींची तब दिखा। हमने समझा कोई मजाक किया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में कुछ हिला। अगले दिन खबर मिली, वह बच्चा मिल गया। कहां? सेवरी हवेली के बाहर पीपल के नीचे अकेला बैठा हुआ। मैं तुरंत वहां पहुंचा। बच्चा चुप था, गंदी हालत, कपड़े मिट्टी से सने हुए। मैंने झुककर पूछा, कहां थे बेटा? उसने मेरी ओर देखा। अंकल ने बुलाया था। मैं वहीं जम गया। कब? रात को सपने में आए। बोले, चलो हवेली में खेलते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? वो मुस्कुराया, आप तो रोज आते हो, मेरे पास खड़े रहते हो, कहते हो अब तू मेरा तीसरा है। मैं पीछे हट गया। धूप में भी ठंड लग रही थी। साहिल ने पूछा, क्या हुआ सर? मैंने बस इतना कहा, बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलो। रात को मैं अकेला था, अकेले कमरे में बैठा और उसी कागज को देख रहा था जिस पर भैरव बाबा का मंत्र लिखा था। अधूरी भाषा, अधूरा तंत्र। फिर मेरी आंखें अपने ही हाथ की तरफ गईं। एक छोटी सी रेखा जो पहले नहीं थी। 3 बिंदु, बिल्कुल वैसी ही जैसी त्रिकोण तंत्र में होती है। क्या अब मैं खुद ही अगली कड़ी बन रहा हूं, या मैं अनजाने में वही कर रहा हूं जिससे मैं भाग रहा था? मैंने फिर माई को ढूंढा, लेकिन उसकी झोपड़ी अब राख में बदल चुकी थी। बांस की बांट टूटी पड़ी थी, राख की लकीरें बिखर चुकी थीं। बस एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसे तंत्र छू जाए वह कभी अकेला नहीं रहता, वो किसी और को ढूंढता है। रात थी, कोई तारीख नहीं याद, बस इतना याद है कि उस रात मैंने खुद को बुलाया था। पीपल के नीचे, ठीक वहां जहां सब शुरू हुआ था। चारों तरफ चुप्पी थी, हवा भी नहीं चल रही थी, और आसमान, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तारा तार सब खींच कर ले लिए हो। हाथ में मैंने वह अधूरी तांत्रिक भाषा वाला कागज लिया और पढ़ने की कोशिश की, पर हर अक्षर धुंधला होने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू अब तैयार है? मैं पलटा, कोई नहीं था। पर वो फिर बोला, तू अब खुद को देख। मैंने नीचे देखा। मेरे पैरों की परछाई अब इंसानी नहीं रही थी, वो लंबी थी। उसकी भुजाएं अलग थीं और उसके 3 सिर थे। मैं पीछे हटा, नहीं, यह भ्रम होगा। पर तभी उस परछाई से मैं बाहर निकला। हां, एक दूसरा मैं, उसी चेहरे वाला, उसी वर्दी वाला, पर उसकी आंखें पीली थीं और उसकी जुबान वो बोल रही थी जो इंसानी नहीं थी। तू भागता रहा रितेश, पर भाग किससे रहा था? मैं चुप, भूत से, बाबा से, हवेली से, या खुद से? मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है?
वो हंसा। मैं तू हूं जब तू डरता है। मैं वो हूं जब तू सपने में कुछ कह नहीं पाता। मैं वो हूं जिसे तू हर बार दबा देता है, पर तंत्र ने मुझे जगा दिया है। अब क्या होगा? मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, अब या तो तू मुझे स्वीकार कर और हम मिलकर उस तंत्र को वापस लाएं, या मैंने कहा, या वो मुस्कुराया, या तू खुद को खत्म कर दे ताकि मैं अकेला ना रहूं। मैंने जेब से माई की दी राख का आखिरी हिस्सा निकाला, उसे मुट्ठी में लिया और अपनी ही परछाई की ओर फेंका। क्लीह भैरवी स्वाहा पूर्णम भवतु पूर्णम भवतु पूर्णम भवतु। वो परछाई चीखी, हवेली कांपी और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया, मैं गांव के चौपाल में था। चारों ओर लोग थे। किसी ने बताया तू 2 दिन से गायब था। किसी ने कहा तू तो पीपल के नीचे बेहोश पड़ा मिला था और बोल रहा था, मैं नहीं हूं, वो है। आज कई साल हो गए। मैं अब कहीं दूर रहता हूं, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटी दुकान, ना पुलिस ना हथियार, बस एक आईना। पर हां, हर अमावस की रात मैं आईने में खुद को नहीं देखता, क्योंकि डरता हूं कहीं वो फिर ना बोले। अब तू तैयार है तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। असम से शाहिद खान भाई, कोलकाता से अरुण भाई, छत्तीसगढ़ से कौशल भाई, उत्तर प्रदेश मथुरा से भवेश भाई, गुजरात से राजेश कुमार, ओडिशा से मोंटी भाई, जालंधर पंजाब से राहुल कुमार, मऊ से शिवा भाई, आगरा से गौरव सिंह भाई, गुवाहाटी से कार्तिक भाई, अरुणाचल प्रदेश से शरीरना भाई, असम से अमन कश्यप भाई, लखनऊ से पवन कुमार भाई, राजस्थान से हेमतो भाई, नागालैंड से नरेंद्र दत्त भाई, वेस्ट बंगाल से अंकित अग्रवाल भाई, मध्य प्रदेश से साजन भाई, पंजाब से मिरर शाह एंड फैमिली, अहमदाबाद से इफ्तखर भाई, इस्लामाबाद पाकिस्तान से विनोद गुर भाई, दुबई से रवि जायसवाल भाई, सोनभद्र से वाजिद भाई, पाकिस्तान से सोहम भाई, चंडीगढ़ से प्रदीप हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से सुशील भाई, प्रयागराज से सागर अंसारी भाई, उत्तर प्रदेश से नंदू विश्वकर्मा, इंडिया से इरफान खान भाई, बसंतपुर से यूसुफ भाई, पाकिस्तान से पॉल जाधव भाई, पुणे से रवि निषाद, छत्तीसगढ़ से गोविंद कुशवाहा भाई, आगरा से अमर भाई, काठमांडू से मुरसलीन कुरैशी भाई, सहारनपुर से रोहन भाई, मुंबई से कमल भाई, असम से राजेश कहार भाई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।